हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग एक नया यूनिट का शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 12 में जो है सेकेंड यूनिट हम लोग का है सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में। सॉलिड स्टेट में जितना हम लोग न्यूमेरिकल का पोर्शन पढ़े थे ना, उससे कहीं ज़्यादा न्यूमेरिकल का पोर्शन है इस चैप्टर में। और बहुत सारे टर्म्स इस चैप्टर के हैं जो ऑलरेडी पहले भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो शुरुआत करें हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन का। वैसे वेटेज की बात करें तो यह चैप्टर 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन केमिस्ट्री में यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि जो चैप्टर जितना वेटेज का है उतना क्वेश्चन उससे एग्जाम में आएगा। जनरली होता क्या है ना कि जो 16 यूनिट पढ़ना है हम लोग को क्लास 12 में, जो रेगुलर सिलेबस है, उसमें से कभी कभार एक दो यूनिट से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं एग्जामिनेशन में। और जनरली फिजिकल केमिस्ट्री का ही कोई एक ना एक यूनिट को छोड़ता है। इसलिए यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल है कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो उन सारी बातों का जिक्र ना करते हुए हम लोग हर एक चैप्टर को इक्वली पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में किस चैप्टर से क्वेश्चन आए किससे नहीं आए इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो अब शुरुआत करें हम लोग सॉल्यूशन का। सबसे पहला जो वर्ड है ना सॉल्यूशन, या होता क्या है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं घोल या विलयन, सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का जो एक मोर क्लियर डिफिनेशन है उसका हम लोग लिखते क्या है, द homogeneous mixture of two or more non-reacting substances whose compositions can be varied within certain limits is called a solution. ऐसा। तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन हम लिखेंगे, द होमोजेनियस mixture of two or more non-reacting substances whose compositions can be varied within certain limits is called a solution। इसमें प्रत्येक वर्ड का मतलब हम जाने बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो है ना वह एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये होमोजेनियस वर्ड का मतलब क्या है, तो होमोजेनियस कहने का मतलब हुआ यूनिफॉर्म, एक समान। तो यदि दो या अधिक चीज को तुम आपस में मिलाए हो और मिलाने के बाद पता नहीं चल पा रहा है ना कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, या फिर वो पूरा एक सिंगल सब्सटेंस के जैसा देखने में लगेगा, तो वैसे मिक्सर को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, यदि आप दो या अधिक सब्सटेंसेस को मिलाए हो और मिलाने के बाद साफ साफ पता चल जा रहा है कि इसमें एक से अधिक सब्सटेंस है, तो वैसे मिक्सर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सर नहीं है। एक सॉल्यूशन जो है वह होमोजीनियस मिक्सर होता है, मतलब दो या अधिक सब्सटेंस इसमें मिले हुए रहेंगे लेकिन देखने में लगेगा एक सिंगल सब्सटेंस के जैसा, यूनिफॉर्म एक समान देखने में लगता है। तो दो या अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो सब्सटेंस मिला करके आप सॉल्यूशन बना रहे हो, वो दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद तो फिर अलग प्रोडक्ट बन जाएगा ना, वह सॉल्यूशन कहां बन पाएगा ढंग से। तो दो या अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन मतलब समझो उसका अमाउंट को चेंज किया जा सकता है एक सर्टेन लिमिट तक, तो वैसे होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। तो देखो यहां तक बात हम समझ गए थे ना कि दो या अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहां जो लिखे कि इसका कंपोजिशन वैरी कर सकता है, इसका क्या मतलब हुआ सो देखो। जैसे सपोज मान लो कि कोई सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेकर के और 100 ml वाटर, तो एक सॉल्यूशन बनेगा ऐसा।
वाटर और सोडियम क्लोराइड जो है ना नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, दोनों आपस में रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये दोनों नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुआ, और जब दोनों को मिलाओगे तो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। जैसे पानी में नमक घुलने के बाद ऑब्जर्व करोगे कि पूरा का पूरा पानी के जैसा ही दिखेगा, उसमें नमक पता नहीं चलेगा कि नमक घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ है। तो मिलाए हैं दो सब्सटेंस को, लेकिन देखने में एक सिंगल सब्सटेंस की तरह लग रहा है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये दोनों नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, दोनों को मिलाएंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। ये दो बातें होंगी। अभी जो कंपोजिशन वैरी कर सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? कंपोजिशन करने का मतलब देखो कि यहाँ आप जो सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम लिए हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब अमाउंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ऐसे। लेकिन जो बढ़ाओगे या घटाओगे वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं ना है कि 100 ml वाटर में आप घोलना चाहो 500 ग्राम नमक तो घुल जाएगा, मुश्किल है। तो यह लिमिट जो है ना एक सर्टेन होता है। तो दो या अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें उसके कंपोजिशन को एक सर्टेन लिमिट तक वैरी किया जा सके, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 95.6% इथेनॉल प्लस 4.4% वाटर मिल करके बनेगा सॉल्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। हाँ, तो क्या बताया कि 95.6% इथेनॉल प्लस 4.4% वाटर को यदि मिला दोगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। इसको हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। अब जो यह सॉल्यूशन है रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें या कंपोजिशन फिक्स्ड होगा, मतलब यदि इसके अमाउंट को बढ़ा देते हो या इसको घटा देते हो या फिर इसको बढ़ा करके इसको घटा देते हो तो उस केस में सॉल्यूशन बनेगा जरूर, लेकिन उसको हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं बोलेंगे। तो कुछ कुछ वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें उनका कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो जनरल बातें हैं कि उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं जिससे मिल करके वह सॉल्यूशन बनाया गया है, उसके कंपोनेंट्स के कंपोजिशन को अमाउंट को वैरी किया जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। तो अब इसका मोर क्लियर डेफिनेशन हम लोग समझ पाएंगे कि कोई सॉल्यूशन, पहला बात कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जिसका कंपोजिशन एक सर्टेन लिमिट तक वैरी कर सकता है। सॉल्यूशन का लाएगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब सॉल्यूशन के फीचर्स को हम लोग जाने कि सॉल्यूशन का फीचर्स क्या होता है। तो पहला बात कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो है एक सिंगल सब्सटेंस के जैसा प्रतीत होता है। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाओगे, पानी में चीनी घोलोगे तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वह देखने में पानी के जैसा लगेगा, चीनी या पानी दोनों उसमें पता नहीं चलेंगे। तो जो सॉल्यूशन होता है वह सिंगल सब्सटेंस के जैसा प्रतीत होता है। उस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होते हैं, जिन सब्सटेंसों को मिला करके आप सॉल्यूशन तैयार किए हो, तो वे सारे सब्सटेंस उस सॉल्यूशन के लिए उसका कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जैसे मान लो कि नमक और वाटर मिला करके हम लोग सॉल्यूशन बनाए, तो नमक और वाटर को उस सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स बोला जाएगा। फिर एक सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके कंपोजिशन को वैरी किया जा सकता है, उसके कंपोजिशन को चेंज किया जा सकता है। जनरली जो कोई सॉल्यूशन होता है ना, तो उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो भाग में। दो भाग में इसको क्लासिफाई किया जाता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये मिल करके बनता है सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बना? सॉल्यूशन। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विलय, ये कहलाता है
विलायक और ई कहलाता है विलयन। तो विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। मतलब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उनको जनरली दो क्लास में लोग रखते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखो सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो घुल करके सॉल्यूशन का निर्माण करता है। क्या बोले, सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो डिजॉल्व होकर के घुल करके सॉल्यूशन का निर्माण करता है, जबकि सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है जिसमें डिजोल्यूशन होता है। जिसको घोल रहे हो वो कहलाएगा सॉल्यूट और जिसमें घोल रहे हो वह कहलाएगा सॉल्वेंट और दोनों मिलकर के जो बना हुआ कहलाएगा सॉल्यूशन। जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं तो पानी में नमक को घोलेंगे तो पानी जो है नमक को घोलने का काम कर रहा है और नमक उसमें जाकर के घुल रहा है। तो नमक जो कि जाके उसमें डिजॉल्व हुआ वो कहलाया सॉल्यूट और पानी जो उसको डिजॉल्व करने का काम कर रहा है जिसमें डिजोल्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जनरल कंसेप्ट के अनुसार याद रखोगे कि सॉल्यूट वह सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में रहता है, कम मात्रा में, जबकि सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है या फिर वह कंपोनेंट है जो लार्जर अमाउंट में रहता है, अधिक मात्रा में। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हुए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम मात्रा में रहेगा, सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में रहेगा। या फिर बोले कि सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो डिजॉल्व होता है, जबकि सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है जिसमें डिजोल्यूशन होता है और दोनों मिलकर के क्या बना दिए, सॉल्यूशन। अब आगे जो है ना, सो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है बहुत सारा। ये जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस के आधार पे है। सबसे पहला कि जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि कितने सब्सटेंस को मिला करके आप सॉल्यूशन तैयार किए हो वही कहलाएगा उसका नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला इसमें हम लोग लिखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं टर्नरी सॉल्यूशन और फिर लिखते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बताया कि यह जो क्लासिफिकेशन है वह नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे है कि आप कितने कंपोनेंट या कितने सब्सटेंसों को मिला करके आप बनाए होगा सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब होता है दो। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब उस प्रकार का सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे बताए कि NaCl और वाटर मिला दो, तो दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट NaCl एक कंपोनेंट वाटर, तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, इसलिए सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब यदि नमक को वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है तो वैसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है। टर्नरी सॉल्यूशन ऑब्वियसली तीन कंपोनेंट होंगे इसमें। जैसे मान लो कि आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, जैसे यही सॉल्यूशन है, मान लो NaCl है, वाटर है, इसमें आप KCl भी मिला दे रहे हो, तो NaCl और KCl कम अमाउंट में रहेंगे तो दोनों को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और वाटर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो कहलाएगा सॉल्वेंट। लेकिन ओवरऑल इसमें तीन कंपोनेंट हुए ना, 1 2 3, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। वैसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो सॉल्यूशन का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वह नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे है, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है टर्नरी सॉल्यूशन, और यदि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन जो हम लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर है, जिस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं वह है बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और बताया कि बाइनरी सॉल्यूशन का जो दो कंपोनेंट है उसमें से एक कंपोनेंट को बोला जाएगा सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाएगा सॉल्वेंट।
जो कम मात्रा में है, जो डिजॉल्व हो रहा है, वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जो ज्यादा मात्रा में है, जिसमें डिजोल्यूशन हो रहा है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यह क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे। अगला क्लासिफिकेशन जो है बाइनरी सॉल्यूशन का, वह होता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनका फिजिकल स्टेट के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है सॉल्यूशन को। तो उसके आधार पे क्लासिफिकेशन देखोगे ना, तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ एग्जाम्पल। तो अब देखो क्लासिफिकेशन में, क्योंकि फिजिकल स्टेट के आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, फिजिकल स्टेट मतलब जो सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे, या गैस के फॉर्म में रहेंगे। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट को भी सॉलिड में कंसीडर करें, सॉल्वेंट भी सॉलिड के फॉर्म में रहे। तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी एलॉयज होते हैं, या फिर कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस, ऐसा एलॉयज कहने का मतलब दो या अधिक मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर। तो मेटल्स तो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं ना, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो सारे मेटल्स सॉलिड के फॉर्म में, और वही दो सॉलिड को आपस में मिला करके बनाया जाता है एलॉय। तो जो जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, तो ये सारे जो एलॉयज हैं वो आते हैं किसके अंतर्गत, सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत, जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या रहता है, सॉलिड ही रहता है। उसके बाद मान लो कि सॉल्यूट है लिक्विड, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी है सॉलिड, तो सॉल्यूशन को बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अमलगम, अमलगम क्या होता है, तो किसी भी मेटल का मरकरी के साथ सॉल्यूशन। तो सोडियम अमलगम ऐसे लिखेंगे हम लोग, NeHg सोडियम अमलगम, फिर ZnHg जिंक अमलगम, ऐसे। तो अमलगम मतलब मरकरी के साथ सॉल्यूशन, सोडियम है तो सोडियम अमलगम, जिंक है तो जिंक अमलगम, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार से सॉल्यूट इस बार रहे गैस, और सॉल्वेंट अभी भी रहे सॉलिड, सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन ही बोला जाएगा। और एग्जाम्पल इसका जैसे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन निकेल सरफेस। एडजॉर्प्शन आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे, तो उसमें पढ़ना है कि निकेल का सरफेस पे कैसे हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है। तो निकेल सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल निकेल के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होता है ना, तो वहां पता नहीं चलता है कि हाइड्रोजन का गैस कहाँ एडजॉर्ब है, मतलब होमोजेनियस लगता है देखने में, एक सिंगल सब्सटेंस के जैसे केवल निकेल ही दिखाई देगा हमसे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक सॉल्यूशन जो कि गैस इन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। तो देखो ये जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है ना, वो सॉल्वेंट के फिजिकल एस्पेक्ट के आधार पे है, कि सॉल्वेंट तीनों में सॉलिड है तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोले, सॉलिड सॉल्यूशन। उसी प्रकार से फिर से अब हम लिखें कि सॉल्यूट जो है अभी भी सॉलिड हो, लेकिन सॉल्वेंट इस बार लिक्विड रहे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूट रहे सॉलिड और सॉल्वेंट रहे लिक्विड, तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग।
दूसरा इसका हो गया कि दोनों लिक्विड रहे, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड ही है, तो सॉल्यूशन का टाइप अभी भी होगा लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड है वाटर भी लिक्विड है, तो दो लिक्विड को आपस में मिला के लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। तीसरा गैस और ये रहे लिक्विड, तो सॉल्वेंट अभी भी लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट गैसेस फॉर्म में आ गया, जिसको भी हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। पहले ही बताया मैंने कि जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है ना, वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे होता है। तो सॉल्वेंट जो है लिक्विड है तीनों के केस में, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल की बात करें तो CO2 गैस dissolved in सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक हुआ लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो लिक्विड में गैस डिसॉल्व है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप हुआ। तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, अब जो बच जाएगा ऑब्वियसली गैसियस सॉल्यूशन होगा जिसमें गैस होंगे। तो सॉल्यूट तो ऐसे ही रहेगा सॉलिड लिक्विड गैस, यहां हम लोग चेंज करते हैं सॉल्वेंट गैस, यहां भी गैस और यहां भी गैस आ जाता है। तो इस सारे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करें यदि तो एग्जांपल देखो, सॉलिड इन गैस मतलब गैस ज्यादा मात्रा में रहेगा, सॉलिड कम मात्रा में रहेगा, तो इसका एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एयर में डस्ट पार्टिकल, तो एयर गैस हुआ ना और उसमें डस्ट पार्टिकल है, तो एयर बहुत सारा है, उसका अमाउंट ज्यादा है, और उसमें डस्ट पार्टिकल जो कि सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे उनका अमाउंट कम है। तो सॉलिड कम मात्रा में है मतलब सॉल्यूट, गैस ज्यादा मात्रा में मतलब सॉल्वेंट। एग्जांपल फॉर डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। उसके बाद लिक्विड गैस, इसका हम लिख सकते हैं मॉइस्चर इन एयर या फिर वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं, मॉइस्चर जिससे बनता है, तो यह एग्जांपल हो गया इसका। और गैस गैस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे इसका डायरेक्ट हम एयर लिख सकते हैं, मतलब एयर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे गैस हैं इसमें, तो गैसों का मिक्सचर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी आता है कि एक वैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दो जिसमें दोनों कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हो, तो एलॉयज हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखा है अलग अलग फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो इसको आप लोग याद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव में कभी कभार क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है ना, दो कैटेगरी में देखे, पहला नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे, और दूसरा कि जो बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर। और भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।